हाल ही में आप लोगों ने इजराइल और हमास के बीच का जो संकट चल रहा था, गाजा पट्टी का जो विवाद चल रहा था, उसको खूब देखा। आपने देखा कि कैसे इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में जो भी वॉर चल रहा था उसमें कितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स टूटी, कितने लोग मरे, ये सुर्खियों का हिस्सा रहा। गाजा पट्टी तो सुर्खियों में रहा, लेकिन वेस्ट बैंक इन दिनों सुर्खियों में है। अच्छा, अब ये क्या कहानी है? देखो, गाजा पट्टी का जो एरिया है ना, इसको तो पूरी तरह इजरायली फोर्सेस अपनी तरफ से यहां से लेकर के इस तरह तक, यहां तक पूरी तरह से फिलाडेल्फिया बॉर्डर जो कहते हैं जिसको, यहां तक पूरी तरह से छाड़ चुकी हैं। मतलब इधर से उधर लोगों को हिला डुला चुकी हैं। और लोगों का कहना यह है कि इजरायली फोर्सेस ने गाजा पट्टी पर कंप्लीट कब्जा कर लिया है। एक तो ये काम हो गया। अब दूसरी तरफ फिलिस्तीन का एक हिस्सा अब वेस्ट बैंक में और बचा हुआ है। मतलब एक तरह से समझिए कि फिलिस्तीन दो ही जगह था, गाजा पट्टी में तो पूरी तरह से ये लोग आ गए, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में क्या है कि बहुत सी जगह पर इजराइल के लोग छोटी छोटी कॉलोनी बना करके रह रहे हैं। ये होने को तो फलस्तीन ही है, लेकिन इस फलस्तीन के इस हिस्से में बहुत सी जगह पर इजरायली लोग अपनी छोटी छोटी कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं। उन्हें सेटलर्स कहा गया है कि यहाँ के सेटलर्स हैं वो। हाल ही में क्या हुआ, इन सेटलर्स ने कुछ लोगों को जो यहां पर विरोध कर रहे थे इजराइल का गाजा पर हमले का, उनको मार दिया। कुछ हमले हुए और उन हमलों में वेस्ट बैंक के अंदर इजराइलियों के द्वारा यहां पर विरोध करने वाले लोगों को मारा गया। उन मरने वालों में एक अमेरिकी टर्किश मूल की महिला भी मारी गई। मतलब एक ऐसी महिला प्रोटेस्टर जो कि इजरायली हमलों का विरोध कर रही थी। किस चीज का विरोध कर रही थी? कि इजराइल धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है, गाजा पट्टी पर कर लिया, अब वेस्ट बैंक की बारी है, उसका विरोध कर रही थी, वो गोलीबारी में मारी गई। इसके चलते अमेरिका की तरफ से सफाई आई सो आई, टर्की को मौका मिल गया कि भाई मेरे मूल का आदमी मरा है। तो टर्की आजकल इस फीलिंग में है कि अपन ही सबसे बड़े हैं। तो इस फीलिंग को ध्यान में रखते हुए टर्की ने बयान दे दिया और कहा कि अब मैं बैठूंगा नहीं, मैं सारे मुस्लिम राष्ट्रों का आह्वान करता हूं कि एक ऐसा संगठन बनाएं जो इजराइल के खिलाफ ही काम करने के लिए बनाया जाए। और इस तरह का अर्दगन के द्वारा आह्वान दे दिया गया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, बहुत से देश इस तरह से, पहले ओआईसी जो 57 देशों का बना हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं इजराइल के प्रति नफरत है। कुल मिलाकर के एक ऐसा संगठन बने जिसका टारगेट ही इजराइल के खिलाफ हो, उसकी लीडरशिप करने के लिए अर्दगन ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह बनता है कि इजराइल वर्सेस तुर्की, यानी कि अर्दगन और नेतन्याहू, इनके बीच का कन्फ्लिक्ट क्या है, इन दोनों के बीच की लड़ाई क्या है, इसको आज के सेशन में हम डील करेंगे। ये समझेंगे कि टर्की केवल बड़ा बनना चाहता है इसलिए इस तरह के भाषण बोलता है कि सब मुस्लिम जगत मुझे लीडर माने, या कोई और भी इसकी निजी जो है दिक्कत है जिसके लिए ये सब तरह से भड़काऊ बयान देता रहता है। ठीक है, क्योंकि टर्की का ये बयान वायरल है जिसमें अर्दगन ने कहा है कि इस्लामिक अलायंस बनाएंगे हम लोग जो इजराइल के खिलाफ होगा। तो आज के सेशन में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि टर्की की असली दुखती नब्ज क्या है। इसकी नब्ज गाजा पट्टी पर हो रहे हमले हैं या कुछ और है, उसके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। लेकिन वहीं इजराइल के खिलाफ, मतलब उनका अपना भी, टर्की के खिलाफ इजराइल वालों का भी बयान आ गया और वो कहते हैं कि इसको हम ज़्यादा हैवी लेते नहीं हैं। ठीक है, तो हम इस विषय के ऊपर अब डिटेल में आगे बढ़ते हैं कि क्या कारण है कि कुल मिलाकर के टर्की, जिसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, वो हर छोटी बात पर इतना प्रवोक क्यों हो जाता है कि हमें इजराइल से बदला लेना है, हमें इजराइल से बदला लेना है, हम गाजा पट्टी के साथ हैं, ऐसा क्यों? तो एक बार के लिए टर्की का मैप देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। इस मैप को ध्यान से देखना क्योंकि आगे चल के ये बहुत काम आने वाला है। टर्की के दक्षिण में सीरिया, टर्की के दक्षिण में ही इराक, इन दोनों देशों को आप एक बार देख लीजिए। और इराक और सीरिया जब देखें तो एक चीज याद करके चलिएगा जिसका नाम था आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इन दोनों को मिलाकर के ही आईसिस की जगह बनाई जा रही थी। ठीक है ना? अच्छा, केवल लोकेशन दिखा रहा हूं, फिर मुद्दे पर आऊंगा। टर्की के दक्षिण में आपको सीरिया दिख रहा है, सीरिया के दक्षिण में लेबनान है और लेबनान के दक्षिण में इजराइल है। इजराइल के हमले लेबनान पर तो बढ़िया से चल ही रहे हैं, ये हमले एक बार बस सीरिया को पार कर गए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सीरिया पर भी इजराइल के खूब हमले होते हैं। गोलन हाइट्स के साथ इजराइल के बॉर्डर साझा होते हैं सीरिया के साथ,
तो इजराइल सीरिया पर भी खूब गोले छोड़ता है और लेबनान पर भी खूब गोले छोड़ता है। लेबनान और सीरिया के जस्ट बाद जो देश है उसका नाम है टर्की। एक तो पहला डर यह है कि भाई जिसने यहां तक हमला कर दिया वो मुझे भी कभी भी हमला कर सकता है, टर्की का पहला डर। अब यह डर कितना यथार्थ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे चाइना भूटान में जब एंट्री करता है तो हम लोग एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि भाई तुमने भूटान में एंट्री क्यों की, क्योंकि डोकलाम जो था वो भूटान के पास था, हम लोग उस पर एंट्री क्यों कर गए कि तुम यहां तक आ गए तो कल को हमारे तक भी आ जाओगे, तो हम इसलिए खड़े हो गए भूटान के साथ। बात को समझना, बफर स्टेट है इजराइल और टर्की के बीच में सीरिया। ऐसे में सीरिया पर अगर हमले हराम से हो रहे हैं तो टर्की भी ज्यादा दूर नहीं है, तो टर्की का एक तो उछलना यहां से समझ में आता है। लेकिन आज हम आपको ना एक और बड़ी चीज बताएंगे कि किस तरह से टर्की इजराइल के खिलाफ या इजराइल को यही रोकने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अगर आपको याद हो जो हानिये मारा गया उसको भी इन्होंने अपने यहां बुलाया था कि तुम भाई हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है इजराइल के खिलाफ। और इतना ही नहीं, इन्होंने प्रॉपर तरीके से इजराइल के साथ सारे व्यापार खत्म कर दिए थे गाजा पट्टी वॉर के चलते हुए। इसलिए अब बड़ा सवाल यह बनता है कि जो टर्की इस समय दुनिया भर के अंदर इजराइल के खिलाफ भाषण देता फिर रहा है, उसका अपना डर इजराइल का सीरिया क्रॉस करके उस पर हमला करना है या उससे भी कोई बड़ी वजह है, सारी चर्चाएं हम आज के सेशन में डिटेल से करने वाले हैं। पहला कारण तो इस बात को समझने का है कि इजराइल ने हाल ही में यह क्यों बोला, और इजराइल का हाल ही में यह बोलना और उसके साथ साथ यह कहना कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम राष्ट्रों का एक अलायंस बनाएगा, वो कहां से ओरिजिनेट होता है। तो पहला कारण तो यह जान लेते हैं कि देखो रिसेंट डेज में क्या हुआ कि वेस्ट बैंक के ऊपर, जो कि इजराइल के अंदर इजराइल के पूर्व में है, जॉर्डन रिवर के पश्चिम में है, इस पर हमला हुआ। तो इस पर हमला होने में एक महिला जो अमेरिकी टर्किश मूल की महिला थी उसकी मौत हो जाती है। अमेरिकी टर्किश वुमन शॉट डेड एंटी सेटलर प्रोटेस्ट इन वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक के अंदर प्रदर्शन कर रही थी कि इजरायलियों को वेस्ट बैंक में नहीं बसने दिया जाना चाहिए। इसके प्रदर्शनों के चलते जो यहीं पर प्रदर्शन कर रही थी वेस्ट बैंक में, उसे किसी ने मार दिया। तो इस बात के ऊपर टर्की इतना खफा हुआ कि अमेरिका को एक्टिव कर दिया कि यह कैसे हो सकता है, आपका नागरिक मर गया, आप चुप क्यों हो। टर्की बोल पड़ा है और यूएन तक से कहा गया है कि आप इस विषय पर जांच बिठाइए। ठीक है, तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद ने आकर के कहा कि मैं इस ट्रेजिक डेथ से दुखी हूं और ऐसे में हम उस परिवार को डीपेस्ट कंडोलेंसेस देते हैं। साथ ही साथ दुनिया भर से प्रोटेस्ट क्रिएट किया जा रहा है कि टर्की मूल की महिला मर कैसे गई। ऐसे में यूएन ने कहा है कि वो इस मामले की जांच करेगी कि कोई महिला को गोली क्यों मार दी गई यदि वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी। तो यूएन तक ये मामला पहुंच गया। खैर, ये एक नागरिक का मामला नहीं था, यह मामला टर्की वर्सेस इजराइल का था। टर्की तो बस इजराइल को घेरने का बहाना ढूंढ रहा है कि वो कैसे इसे घेरे। इसके पीछे अब मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूं जो कि अभी तक इस पूरे कालखंड में डिस्कस नहीं हुई है। हमने टर्की इजराइल के बीच की कहानियों में आपसे इसकी चर्चा नहीं की है। असल में है क्या कि जब आप टर्की का मैप ध्यान से देखते हैं तो वो आपको दिखाई दे रहा है जो इस मैप में है, लेकिन एक और मैप मैंने आपको यहां दिखाया है, उसका नाम है कुर्दिस्तान। अब आप पूछेंगे ये कौन सा देश आ गया। असल में बस ये देश ही नहीं बन पाया, अदरवाइज इसको प्रॉपर एक देश होने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कौन है कुर्दिस्तान, क्या है कुर्दिस्तान? तो देखो, असल मायने में कुर्दिस्तान कुर्द लोगों के द्वारा अपने लिए बनाया गया एक देश है। अब कुर्द लोगों को कोई देश मिला हुआ है क्या? आंसर है जी नहीं। लगभग 3 करोड़ ऐसी मुस्लिम पॉपुलेशन है जो खुद को कुर्द मानती है। अपनी एक जनजाति है जो कि कुर्द जनजाति है, और यह कुर्द जनजाति तुर्की के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, ईरान के अंदर, आर्मेनिया के अंदर पाई जाती है। ये जो कुर्द जनजाति है ना, इस कुर्द जनजाति के साथ बड़ा भीषण संकट हुआ था साहब। ये वो जनजाति है जो कि टर्की में भी अपना एरिया रखती है, तो सीरिया में भी अपना एरिया रखती है, और इन सभी देशों से निकलकर वो अपना एक देश बनाना चाहती है। यानी कि टर्की बिल्कुल जैसे पाकिस्तान के अंदर जो बलूची लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके लिए एक अलग देश बलूचिस्तान बने, ऐसे ही टर्की के अंदर कुर्द लोग हैं जो चाहते हैं कि कुर्दिस्तान नाम का एक देश बने। यानी टर्की टूटने की कगार पर रहता है इन कुर्द लोगों के चलते।
और इनको मदद करता है इजराइल। जो दर्द है असल में वो किस बात का है कि इन कुर्द लोगों को भड़काने का काम करता है इजराइल। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इस पूरे एरिया में इतने तरह के कन्फ्लिक्ट हैं, उन कन्फ्लिक्ट में से कुर्द का कन्फ्लिक्ट बड़ा कन्फ्लिक्ट है टर्की के लिए। टर्की कईयों बार आरोप लगा चुका है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर इनको भड़काते हैं कि आओ और टर्की के खिलाफ हमला करो। तो इसीलिए टर्की वो मौका ढूंढता है कि वो इजराइल के खिलाफ लोगों को एक्टिवेट कैसे करे। इसीलिए उसने ईरान, ये जो इजराइल के अंदर हमले जो हमास कर रहा था, उसको साथ देने की सोची कि बेटा तुम हमारे यहां पर दंगे करवाते हो, हम तुम्हारे यहां पर दंगे करवाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको कुर्दों के बारे में ज्यादा जानकारी देता हूं, जो आपको क्योंकि पहली बार संभवतः अपने सेशंस में मिल रही है, इसलिए थोड़ा इसका डिटेल अध्ययन कर लेते हैं। देखो, कुर्द लोगों के बारे में एक जानकारी है कि ये लगभग 3 करोड़ के आसपास कुर्द हैं जो टर्की, सीरिया, इराक और ईरान में रहते हैं। मुस्लिमों के अंदर शिया सुन्नी 2 सेक्ट हैं, तो उनमें से ये सुन्नी मुसलमान हैं और इनका जो ऑफिशियल होमलैंड है यही अब तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ये लोग अपने लिए एक देश की मांग करते हैं। इनकी देश की मांग कैसे जायज होती है, क्या इनकी खासियत है? ये फारसी बोलते हैं और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जनजाति प्रकार से हैं। और जनजातीय प्रजाति को जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो पश्चिमी ताकतें थी जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्की के साम्राज्य को हराया था, उन्होंने इन कुर्दों को प्रॉमिस किया था कि जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो आपको आपका एक देश उपलब्ध कराएंगे। इसे ट्रीटी ऑफ सेवरीज कहते हैं। आपको याद हो तो ऐसे ही एक ट्रीटी मैंने आप लोगों को बताई थी इजराइल के कारण। मैंने आपको बताई थी कि बेलफोर्ड डिक्लेरेशन था जो कि यहूदियों से किया गया था कि अगर हम वर्ल्ड वॉर जीत गए तो यहूदियों को फिलिस्तीन में एक देश देंगे। ऐसे ही इन कुर्दों को, यहूदियों को तो देश मिल गया फिलिस्तीन, इन कुर्दों को अपना देश नहीं मिला। इन कुर्द लोगों से कहा गया था कि यदि हम ऑटोमन एम्पायर को हरा देंगे तो आपको एक देश देंगे और उस देश का नाम कुर्दिस्तान होगा। तो यानी कि ब्रिटिशर्स ने इन्हें तोड़ने के लिए इन्हें भड़का करके एक देश का सपना दिखाया था। यही कारण था कि ऑटोमन एम्पायर खुद से भी अंदर टूट गया था। तो सेवरेज की ट्रीटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी कंसीडर की जाती है। लेकिन ब्रिटिशर्स अपने फायदे की बात सोचते हैं। इसके तुरंत बाद में एक ट्रीटी ऑफ लुसाने होती है 1924 के अंदर। उसमें क्या था कि टर्की की सीमा कहां से कहां तक होगी, मतलब ऑटोमन एम्पायर, पहले जितना भी फिलिस्तीन वगैरह ये सीरिया वगैरह क्षेत्र देखते हैं, ये पहले ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था और उसका मतलब गढ़ जो था वो टर्की होता था, लेकिन उसे युद्ध में हराया गया। तो ऐसे में इस पूरे क्षेत्र पर अब टर्की की सीमा निर्धारित करने का समय आया कि भाई कहां तक केवल टर्की कहलाएगा। यह नहीं है कि जहां तक देख रहे हो वहां तक तुर्की दिखाई दे रहा है, बोले नहीं। इसकी सीमा निर्धारित करने के लिए एक समझौता हुआ जिसे ट्रीटी ऑफ लुसाने कहते हैं। उस ट्रीटी ऑफ लुसाने में तुर्की को तो बॉर्डर डिसाइड करके दे दिया, लेकिन इन बेचारे कुर्द लोगों की मांग भूल गए या कहा कि इनको नजरअंदाज कर दिया। तब से लेकर अब तक ये जो 30 मिलियन कुर्द हैं ये अपनी जगह की ही मांग कर रहे हैं। ट्रीटी ऑफ सेवरेज खत्म हो गई और लौसाने ट्रीटी के चलते तुर्की एक देश बनकर आ गया और तब से लेकर के कुर्द लोग अपने लिए नई डिमांड करते रहते हैं कि साहब हमें भी दुनिया वालों आपने प्रॉमिस किया था। इस वजह से, इस प्रॉमिस के चलते ही पश्चिमी देश कुर्द लोगों के साथ सॉफ्ट बिहेवियर रखते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आईसिस की कहानी बताई थी और कहा था कि इराक और सीरिया के अंदर आईसिस बनाना चाहता था अपना एक अलग साम्राज्य। उस आईसिस को जब अमेरिका हराने आया था, बगदादी को जब मारने आया था, तो ये जो कुर्द लड़ाके हैं ना, इन कुर्द लड़ाकों ने अमेरिका की मदद की थी इराक के अंदर, सीरिया के अंदर। मतलब यही वो कुर्द थे जो आईसिस को उन्हीं की तरह, उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे थे। सेना से हटकर जो जमीन पर लड़ाई लड़ रहे थे वो ये कुर्द थे। तो वेस्टर्न कंट्रीज का इनको समर्थन प्राप्त है क्योंकि ये लोग इन्हें देश तो नहीं दे पाए, लेकिन इन्हें एक एक्टिवेट करके चार्ज के रूप में रखा हुआ है, यूनिट के रूप में रखा हुआ है। इसी के चलते इराक में
इराकी कुर्दिस्तान के नाम से एक ऑटोनॉमस रीजन इनको दिलवाया गया, एक स्वायत्त क्षेत्र कुर्द लोगों को दिलवाया गया कि हां भाई 1992 में कुर्द लोगों का कम से कम एक राज्य तो हो जहां वो इसे अपना कह सकें। तो देखो, इराक में, सीरिया में और तुर्की में सब जगह कुर्द हैं। पश्चिमी देश का मतलब इजराइल भी समझ लो कि वो उनका साथी है, तो साथी है तो इन कुर्दों को वो मौका देता है। जब भी टर्की के खिलाफ बगावत करनी होती है, कुर्दों को चार्ज कर दिया जाता है, ये कुर्द टर्की के खिलाफ बोल पड़ते हैं। ऐसे में इनका जो दर्द है ना, वही दर्द अब टर्की वाले जो हैं वो बदले के रूप में इजराइल से लेना चाहते हैं। तो ये तो पहली चीज है जो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। किस प्रकार से ये सारी की सारी कहानी हुई, ये सारा डिटेलिंग मैंने आपको दे दिया। देख सकते हो, टर्की लॉन्चेस एयर अटैक अगेंस्ट कुर्दिश रिबेल इन इराक एंड सीरिया। मतलब टर्की वाले जो है ना, वो इराक और सीरिया में जाकर के भी कुर्द लोगों के ऊपर गोली चला के चले आते हैं। इस तरह से ये लोग कुर्द के खिलाफ हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और जानते हैं, और वो क्या है। सीरिया की कहानी मैंने आप लोगों को बता दी। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। टर्की ने हाल ही में क्या कहा? टर्की में यह कहा कि जो इजराइल है वो खुद को बढ़ाना चाह रहा है। देखो, टर्की के जो अर्दगन हैं वो थोड़े से मतलब मेमोरी लॉस वाले आदमी हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। उन्हें अपनी मेमोरी पर संभवतया विश्वास नहीं है कि वो कुछ करके भूल जाते हैं। उन्होंने कुछ समय पूर्व इजिप्ट के साथ और सीरिया के साथ लड़ाई लड़ ली थी। मतलब इनको मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो अचानक जगा है। अगर तुर्की के अर्दगन का इतिहास उठाकर देखोगे तो पाओगे कि ये पहले से इतना एक्सट्रीमिस्ट आदमी नहीं हुआ करता था। इस्लाम के नाम पर इसके अंदर कोई भाव नहीं हुआ करता था, लेकिन जब चुनाव में लगातार 2 बार जीता, तो जीतने के बाद में इसको लगा कि अगर लगातार बने रहना है तो मुझे ये तरीका अपनाना पड़ेगा, उन लोगों को भी अपने साथ लेना पड़ेगा जो तुर्की में ऑर्थोडॉक्स होना चाहते हैं, इस्लाम की कट्टरपंथ को पकड़कर चलना चाहते हैं। इसलिए ये आजकल इस्लामी फेवरेटिज्म करता है। इस्लामी फेवरेटिज्म में क्या करता है ये? आजकल एक नया शिगुफा छेड़ा है। और क्या शिगुफा है? कि देखो, इजराइल है ना, वो एक्सपेंड कर रहा है और निश्चित ही कर रहा है। जब से बना है तब से अब तक वो तो खुद बढ़ता ही चला जा रहा है ना। ऐसे में गाजा का पूरा एरिया ले लिया, वेस्ट बैंक के अंदर सेटलर्स बिठा दिए। अब बोले ये धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। अगर तुम लोग जो इसके साथ बॉर्डर साझा करते हो, अगर अभी भी नहीं जगे तो आने वाले समय में तुम्हारे देश में घुस जाएगा। कौन से देश पड़ोस में है? एक तरफ पड़ोस में बैठा हुआ है इजिप्ट, एक तरफ बैठा हुआ है सीरिया। उन दोनों देशों से तुर्की ने पहले झगड़ा किया हुआ था। झगड़ा किस बात का था, अब मैं आपको वो बताता हूं। हाल ही में इन महाशय ने उन दोनों देशों को बुलाकर पार्टी दी है। बकायदा इजिप्ट के राष्ट्रपति को तो बुलाकर सम्मान दिया है, कई साल बाद उनसे दोस्ती की है। जिन्हें ये राजा मतलब राष्ट्रपति मानते ही नहीं थे, उनको इजराइल के कारण आकर के कि अरे आप आइए, अपन बैठ के चर्चा करते हैं, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई हैं, अपन को बैठना चाहिए, मुस्लिम ब्रदरहुड आगे बढ़ाना चाहिए। मुस्लिम ब्रदरहुड को अमेरिका वाले आतंकवाद मानते हैं। बोले यही लोग हैं जो कि एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं और इसी से आतंकवाद फैलता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग खेला है। आइए मैं अब आपको वो बताता हूं। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल एक्सपेंशनिज्म कर रहा है। ऐसे में उन्हें रोकने की जरूरत है। और रोकने के लिए क्या किया जाए साहब? अब इसको थोड़ा सा इधर देखो। मैंने जिस ऑटोमन एम्पायर की आपको बात की थी, उस ऑटोमन एम्पायर को आप देख सकते हो किस तरह से ऑटोमन एम्पायर एक समय पर इतना लंबा समय तक सीरिया, एनातोलिया, इन क्षेत्रों के अंदर फैला हुआ था। अभी की स्थिति क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखो, ये रहा इजिप्ट, और इजिप्ट के साथ साथ क्या कहानी है मैं आपको उस तरफ लेकर चलता हूं। टर्की इजिप्ट और सीरिया को अपने साथ करना चाहता है। इसके लिए आप देखें, इस महीने की शुरुआत में एक खबर आती है। इजराइल के अब्दुल फतेह सीसी जो यहां के राष्ट्रपति हैं, इजिप्ट के जो सीसी हैं, वो जो कि यहां के राष्ट्रपति हैं, वो 12 साल बाद टर्की जाते हैं। और कब जाते हैं? आज से 4 दिन पहले इन्हें इनवाइट किया जाता है। 12 साल क्यों लग गए? इसके पीछे की भी एक कहानी है। अच्छा, इसके पीछे की कहानी को मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा एक बार मैप देख लो, उसके बाद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर ना कुछ देश हैं, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। इन देशों में आज से लगभग कई साल पहले, 1 दशक से पूर्व, अरब स्प्रिंग आया था। तो उसमें क्या हुआ था कि लोकतंत्र की डिमांड उठी थी। जनता ने राजशाही को हटाकर फेंक दिया था, और अगर कोई तानाशाही थी तो उसे भी उठाकर फेंक दिया था। जनता का शासन आया था। हालांकि अरब देशों के अंदर आज भी राजशाही है, लेकिन इन देशों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में सत्ता परिवर्तन हुआ था।
ऐसे में ही इजिप्ट के अंदर भी सत्ता परिवर्तन हुआ था। अब इसका भी इतिहास है, उस इतिहास को इस तरह से समझते हैं, और इतिहास को समझने की जो पूरी कहानी है वो 2011 के अरब आंदोलन से उड़कर आती है। 2011 के अंदर जब अरब देशों के अंदर आंदोलन उठा, तो इस आंदोलन के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को फरवरी 2012 में कुर्सी से हटा दिया गया, और इस कुर्सी से हटाने के बाद मोहम्मद मोरसी को देश का पहला लोकतांत्रिक निर्वाचित राष्ट्रपति चुना गया। यानी इलेक्शन हुआ, होस्नी मुबारक को हटाया गया, जनता ने हटा करके मतलब विद्रोह करके उसे हटाया, और मोहम्मद मोरसी नामक एक व्यक्ति हैं जो चुनाव जीत करके इजिप्ट के नए राष्ट्रपति बनकर आते हैं। और इसके बाद इस मुस्लिम ब्रदरहुड, यानी कि तुर्की के द्वारा एक नया शब्द कॉइन किया गया था, मुस्लिम भाई बंधु ब्रदरहुड, और मुस्लिम ब्रदरहुड में टर्की के इजिप्ट के अंदर एक व्यक्ति राष्ट्रपति चुना गया है, और वो अब लोकतांत्रिक तरीके से शासन चलेगा। ऐसे में टर्की की अपनी अर्दगन की पार्टी और मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर इनकी पार्टी, मोरसी की पार्टी, इन दोनों में काफी सिमिलरिटीज थी, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा मानते थे। बात कब थी 2012 की। अब क्या होता है, अभी मतलब इतने दिनों बाद होस्नी मुबारक की सत्ता पलटी है, मोरसी की सत्ता आई है, साल भर ही बीता था। जो ये सीसी है ना, जो आज इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, ये उस समय डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, अब्दुल फतेह अल सीसी ने अपने राष्ट्रपति को पद से हटा दिया। किसको हटा दिया? मोरसी को। मोरसी को पद से हटा करके खुद सत्ता पर काबिज हो गए। इस पर तुर्की नाराज हो गया और कहा कि जो ये सीसी है ना, ये नाजायज तानाशाह है, मतलब कि ये डिक्टेटर है और नाजायज तरीके से ये यहां पर राज कर रहा है, और ऐसे में नाजायज तानाशाह कहते हुए इनके साथ अपने संबंध तोड़ दिए। मतलब सीसी जो कि उस समय रक्षा मंत्री थे, उन्हें यहां से बोले इनको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो इजिप्ट भले ही वो मुस्लिम राष्ट्र था, लेकिन तुर्की के अर्दगन को वो पसंद इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरे मित्र को तुमने सत्ता से हटा दिया, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। इन लोगों के बीच में तब से लेके अब तक 12 साल से कलेश ही चल रहा था। सीसी को इन्होंने राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया इजिप्ट का, कि मैं तुम्हें राष्ट्रपति नहीं मानता। लेकिन अब सोचो, इजराइल ने इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक ला दिया है। इजराइल ने नजदीक ला दिया है, दैट मीन्स कि यहां से सीसी जो हैं वो उड़ करके अब अर्दगन के पास पहुंचे हैं। अर्दगन उन्हें राष्ट्रपति की तरह सम्मान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमको अगर मैं साथ नहीं लाया तो मैं इजराइल को कैसे रोकूंगा, मैं नई नीतियों पर काम कर रहा हूं। तो इजराइल कैसे पलटा, आपको संभवतया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी कि ये साहब देखिए, टर्की के अंदर बाकायदा सीसी का स्वागत हो रहा है, और टर्किश लीडर लैंड इन कायरो, आप यहां पर देख सकते हैं, पहली 10 साल बाद पहली कोई यात्रा है, ये सुर्खी बनकर आती है। अब टर्की का सीरिया के साथ जान लीजिए। मतलब सोचो, ये सोच रहा है कि बस मैंने अपने यहां बुला लिया, अब रिश्ते सामान्य हो गया, अब मैं इजराइल के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर लूंगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये थोड़े से बूढ़े हो गए हैं। सीरिया के अंदर अगर अब हम चलते हैं, तो अब ऐसे में क्या है, इजराइल के दुश्मन टर्की फिर दोस्ती करने की तैयारी में जा रहा है सीरिया के साथ। अब इसकी क्या कहानी है, देखो क्या है, सीरिया में ना गृह युद्ध की स्थिति बनी थी। सीरिया में गृह युद्ध कैसे हुआ था कि बशर अल असद जो हैं, जिनकी वर्तमान में सरकार है, इनको हटा के उखाड़ फेंकने के लिए अर्दगन ने जनता को भड़का दिया था। मतलब कि बशर अल असद जो सीरिया में वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उनको हटाने के लिए तुर्की ने सीरिया के लोगों को भड़काया था। ऐसे में तुर्की ने सीमा पर सैन्य अभियान भी चलाए थे। ऐसे में सीरिया और तुर्की के संबंध बहुत बिगड़ गए थे 2012 में। लेकिन अब ये इसको फिर भड़का रहे हैं बशर अल असद के साथ संबंध अच्छे करके, कि देखो मैं मारता हूं कोई बात नहीं, क्योंकि अपन तो मुस्लिम भाई भाई हैं, तुमको इजराइल मारे ये पाप है, इसलिए हमें इजराइल के खिलाफ एक होने की जरूरत है। मतलब अब ये लोग भी समझदार होंगे जो ये समझेंगे कि टर्की ऐसा कर क्यों रहा है, वो उसके अंदर अचानक ये मुस्लिम ब्रदरहुड कहां से जाग गया। जो देश सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार को गिराना चाहता हो, जो मिस्र के अंदर अल सीसी की सरकार को मान्यता ना देता हो, अचानक वो इजराइल के खिलाफ हम सबको भाई भाई कहने में क्यों तुला हुआ है, क्यों खुद को अपने आप में हीरो समझ रहा है। सबको यह आंसर समझ में आता है कि साहब, इनका असली दर्द हमास नहीं है,
कुर्द हैं और इन कुर्दों को भड़काता है इजराइल, इसलिए इजराइल के खिलाफ सेंटिमेंट के नाम पर इन सबको साथ ले लिया जाए, यह इसका शुरुआती प्रयास है। लेकिन यह इन मंसूबों में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि एक दो बार के चाय पानी पीने में ही अगर ये रिश्ते बहाल होने लगते तो पहले मारकर सबको फिर चाय पानी की पार्टी कर लेते। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पर खैर कोई नहीं, सीरिया के प्रति इनका जो भाव है वो बना रहे। संभवतः आपको यह समझ में आ गया होगा कि तुर्की किस तरह से इस क्षेत्र में अपने आप को नया लीडर बनाने का प्रयास भले ही कर रहा है, लेकिन कितनी पुअर कूटनीति है कि जो अपने राष्ट्रों को दुश्मन बना के चल रहा था उन्हें केवल मित्र इसलिए बना रहा है कि इजराइल से लड़ाना है। और इजराइल जो इस बात को अच्छे से समझता है कि बेटा तुम्हारी दिक्कत कुर्द हैं, बस उन्हें भड़काऊंगा तो तुम अपने आप सेटल हो जाओगे, तो ये बहुत ही मतलब घचमच सा मामला हो रखा है। ऐसे में आप मस्त रहें और ये समझते चलें कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं, कोई परमानेंट मित्र नहीं। और दुनिया में जो लोग ये बोलते हैं कि हम तो धर्म के नाम पर एक हैं, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। यहां पर लोगों को धर्म के नाम पर एक करने की जो ये कवायद है, ये केवल आम जनता को फंसाने के लिए होता है। बाकी ये लोग धर्म से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अगर ऐसा होता तो अल सीसी को बहुत पहले मान्यता दे दिया होता, बशर अल असद को गिराने के लिए इतने प्रयास ना किया होता। लेकिन आज मौका परस्ती की राजनीति है और वो आप सबको समझ आ रही है, ठीक है। बाकी आप जो भी समझते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपनी पाठशाला.com हमारी वेबसाइट पर रेगुलर अपडेटेड करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है, डे टू डे आप उसे मतलब एक्सेस कर सकते हैं। हमारी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर जीए फाउंडेशन का बैच उपलब्ध है। एसएससी की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है वेबसाइट पर, अपनी पाठशाला.com वेबसाइट को जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हमारे हैंड रिटन नोट्स अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। आरएएस के नोट्स भी उपलब्ध हैं और ये नोट्स भी उपलब्ध हैं, आप अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी कमेंट अगर हो तो कृपया करके बताएं।